नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और शुरुआत इस बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। गुजरात के बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के आदेश को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई वाले राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। आज अपने फैसले में दोषियों को सजा में छूट के खिलाफ दायर हुई याचिका पर कोर्ट ने कहा कि सजा इसलिए दी जाती है कि भविष्य में अपराध रुके, अपराधी को सुधरने का मौका दिया जाता है, लेकिन पीड़ित की तकलीफ का भी एहसास होना चाहिए। हमने कानूनी लिहाज से मामले को परखा है। पीड़िता की याचिका को हमने सुनवाई योग्य माना है। इसी मामले में जो जनहित याचिकाएं दाखिल हुई हैं, हम उनके सुनवाई योग्य होने या न होने पर टिप्पणी नहीं कर रहे। जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा कि जिस कोर्ट में मुकदमा चला था, रिहाई पर फैसले से पहले गुजरात सरकार को उसकी राय लेनी चाहिए थी। जिस राज्य में आरोपियों को सजा मिली, उसे ही रिहाई पर फैसला लेना चाहिए था। सजा महाराष्ट्र में मिली थी। हमारे दो सहयोगी इस बहुत बड़ी खबर पर हमें तमाम जानकारियां देने के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। हमारे सहयोगी आशीष सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस खबर पर सुप्रीम कोर्ट में नजर बनाए हुए थे निपुण सहगल, वो भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निपुण के पास ही चलेंगे क्योंकि निपुण, ये केस बहुत महत्वपूर्ण था हर लिहाज से, चाहे वो क्रिमिनल जस्टिस का मामला हो या राज्य सरकार के जुरिस्प्रूडेंस का मामला हो, उसके विवेक का मामला हो, दोषियों की रिहाई के, या फिर इसका पॉलिटिकल एंगल हो। इस केस पर सबकी निगाहें थीं, इस फैसले पर सबकी निगाहें थीं और वो आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की जो अहम बातें हैं मैंने दर्शकों को बताई हैं, लेकिन जो आपको और महत्वपूर्ण लग रही है इस फैसले में, वो आप साझा करें। बिल्कुल मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो राजनीतिक विश्लेषण है ना, ये तो करते रहेंगे, मेरे दोस्त आशीष भी करेंगे और तमाम ये पूरा दिन चलता रहेगा। लेकिन कानूनी पहलू क्या है, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और ये एक मिसाल बनेगा, एक नज़ीर बनेगी बात, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि मुकदमे को ट्रांसफर किया जाता है दूसरे राज्य में और एक विवाद की स्थिति रह जाती है कि क्राइम कहीं पर हुआ था, यानी अपराध किसी राज्य में हुआ था, जो व्यक्ति है जिस पर आरोप है या जिस पर दोष सिद्ध हुआ है वो बंद भी उसी राज्य में है, लेकिन मुकदमा चला था किसी और राज्य में। तो फिर जब रिहाई की स्थिति आएगी तब कौन सी राज्य सरकार फैसला लेगी? सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वो राज्य सरकार फैसला लेगी जहां मुकदमा चला था, यानी मुकदमा जहां ट्रांसफर कर दिया गया था। इस मामले में मुंबई की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई थी और उसने सजा दी थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुजरात सरकार नहीं, महाराष्ट्र सरकार को फैसला लेना चाहिए था। तो चूंकि गुजरात सरकार फैसला ले ही नहीं सकती थी, ऐसे में वो जो फैसला लिया गया था 15 अगस्त 2022 को, वो रद्द कर दिया गया है। और अब ये सभी 11 दोषी जो गैंगरेप और हत्या के दोषी हैं, इन्हें वापस जेल जाना पड़ेगा। करीब 1.5 साल ये बाहर रहे, अब ये वापस जेल में जाएंगे और महाराष्ट्र सरकार के सामने आवेदन देंगे। और महाराष्ट्र सरकार की पॉलिसी में अगर ये बात आती होगी, इन्हें रिहा किया जा सकता है, तो उनकी रिहाई हो सकेगी, लेकिन फिलहाल उनको जेल में जाना पड़ेगा। इसका मतलब यह कि ये विंडो अभी जो लोग रिहाई मांग रहे थे उनके लिए ओपन है कि वो महाराष्ट्र सरकार से अपनी रिहाई की डिमांड करें। इसका तकनीकी पक्ष ये भी समझा जाए। बिल्कुल, इसका तकनीकी पक्ष यही है, लेकिन एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि बार बार गुजरात सरकार भी दलील दे रही थी और जो ये दोषी रिहा हुए हैं ये भी दलील दे रहे थे कि हम 15 अगस्त 2022 को रिहा हुए, गुजरात सरकार ने रिहा किया। 13 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था गुजरात सरकार को, राधेश्याम शाह नाम के एक दोषी की याचिका पर, कि गुजरात सरकार विचार करे। तो गुजरात सरकार भी कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, दोषी भी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तब रिहाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स किया गया था याचिकाकर्ता जो दोषी था राधेश्याम शाह, उसकी तरफ से। पहले वो महाराष्ट्र में गया, महाराष्ट्र सरकार से रेमिशन की मांग की, जब वो नहीं मिली उसके बाद गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके और फिर उस रास्ते से सुप्रीम कोर्ट चला आया और सुप्रीम कोर्ट को पूरी बात बताई नहीं कि मामला दरअसल महाराष्ट्र में विचार होना चाहिए था, महाराष्ट्र सरकार को विचार करना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस आधार पर कि हाईकोर्ट का एक आदेश है और एक आदेश अपनी तरफ से दे दिया कि रिहाई होनी चाहिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिसे तथ्यों को छुपाकर जो आदेश लिया गया था वो आदेश भी नलीफाई कर रहे हैं, हम उसको रद्द कर रहे हैं। यानी अब यह साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में ही जाना पड़ेगा और अगर महाराष्ट्र सरकार चाहेगी और अगर उसकी पॉलिसी में ये बात आती होगी
तो रिहाई हो सकती है, वरना हो सकता है कि अभी और लंबा समय जेल में बिताना पड़े इन लोगों और इससे पहले कि निपुण मैं आशीष के पास जाऊं, एक बार जरा पूरा केस लगातार इसको देख रहे थे, लगातार इसको कवर कर रहे थे, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये पूरा प्रकरण शुरू कैसे हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे और उसमें कौन कौन से मोड़ आए। बिल्कुल, देखिए एक बहुत जघन्य वारदात है। जब 2002 में गुजरात में दंगे छिड़े थे, फरवरी का महीना था, तो बिल्किस बानो जो कि दाहोद जिले के एक गांव की रहने वाली थी, रंधीकपुर गांव का नाम था, वो लोग डर कर, उनका पूरा परिवार जो है बगल के छापरवाड़ नाम के गांव के खेतों में जाकर छुप गए। लेकिन दंगाई वहां भी पहुंच गए, करीब 20 की संख्या थी उनकी। उन लोगों ने बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया, परिवार की कुछ और महिलाओं के साथ गैंगरेप किया और 7 लोगों की जो परिवार के सदस्य थे हत्या कर दी। उसमें बिल्किस बानो की 3 साल की एक बेटी भी थी और जब गैंगरेप हुआ था तब बिल्किस बानो गर्भवती भी थी। ये तमाम बातें थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया कि गुजरात में मुकदमा सही तरीके से नहीं चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया इसे मुंबई की स्पेशल कोर्ट में और 2008 में इन लोगों को उम्र कैद की सजा मिली। अब सवाल ये उठता है कि उम्र कैद की सजा मिली तो 15 साल के बाद रिहाई कैसे हो गई। ये रिहाई इस तरह से हो गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी गई कि गुजरात सरकार की जो पॉलिसी थी 1992 की, वो 14 साल के बाद रिहाई का एक प्रावधान है उसमें, जिसमें सरकार विचार कर सकती है। 2014 में नई पॉलिसी आई थी जिसमें कम से कम 20 साल जेल में रहना पड़ता। तो चूंकि सजा मिलते वक्त 2008 में वही पॉलिसी लागू थी जो 1992 की पॉलिसी है, उस आधार पर रिहाई हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ ये बात उचित है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है कि गुजरात सरकार का तो कॉम्पिटेंस ही नहीं था, योग्यता ही नहीं थी कि गुजरात सरकार विचार करे, और तथ्यों को छुपाकर हमसे ये आदेश लिया गया कि गुजरात की 1992 की पॉलिसी के मुताबिक रिहाई होनी चाहिए। वो आदेश ही गलत था, हमसे तथ्यों को छुपाकर आदेश लिया गया, उसे भी हम रद्द कर रहे हैं और इस रिहाई के आदेश को भी हम रद्द कर रहे हैं। साफ है कि अब इन लोगों को वापस जेल जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, अब आशीष के पास हम चलेंगे। आशीष, निपुण ने इसके सारे तकनीकी पक्ष बताए और ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे अपने पहले के आदेश को रद्द किया, बताया कि उसे अंधेरे में रखा गया इसलिए वो आदेश दिया गया था और अभी आदेश। लेकिन ये विंडो आशीष यहाँ पर अभी भी खुली हुई है कि महाराष्ट्र सरकार से अपील की जाए और जो याचना की गई थी गुजरात सरकार से वो महाराष्ट्र सरकार से की जाए। आशीष, देखिए, निपुण बेहतर बताएंगे, लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज कहा गया है, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दी है। सज़ा इसलिए दी जाती है कि भविष्य में अपराध रुके, अपराधी को सुधरने का मौका दिया जाता है, लेकिन पीड़ित के तकलीफ का भी एहसास होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार को वो अपील तो कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन को ख्याल में रखना पड़ेगा कि क्या अब ये सुसाइडल नहीं होगा उनके लिए। आप पॉलिटिकल चर्चा भी मुझसे कर रहे थे, क्या इस तरह का कोई संकेत तो नहीं चला जाएगा महाराष्ट्र सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े ऐतिहासिक फैसले के बाद, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट साबित होने वाला है, ठीक कह रहे थे निपुण, उसके बाद इस तरह का जोखिम उठाएगी कि फिर से इनको रिहा कर देगी डिस्पाइट इस तरह का ऑब्जर्वेशन कि पीड़ित के तकलीफ का हमको एहसास होना चाहिए। दैट इज इन रियल्म ऑफ स्पेकुलेशन। गुड सेंस ऑफ महाराष्ट्र सरकार, अगर उनको ये लोग अपील करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वाइब्रेंट गुजरात के 2 दिनों के बैठक में, माफ कीजिएगा 3 दिनों के बैठक में प्रधानमंत्री का आज गुजरात दौरा होना था और गुजरात सरकार ने ही ये बड़ा फैसला लिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी एम्बैरेसिंग है गुजरात सरकार के लिए, जिनको बड़े सख्त सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछ दिए कि आखिर आपको जब हक ही इख्तियार नहीं था इस तरह के फैसले करने का, तो आपने ऐसा फैसला क्यों किया। ये आपको उस राज्य से कंसल्ट करना चाहिए था, वहाँ की अदालत का ये डोमेन था कि वो ये फैसला करते। ऐसे में मुझे लगता है कि इसके पॉलिटिकल फॉलोआउट भी होंगे। लेकिन जो आपका प्राइमरी सवाल था, मैं फिर दोहराना चाहूँगा, फिर से आपका अटेंशन इनवाइट करना चाहूँगा कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि पीड़िता के जो हालात हैं, जो उनको जख्म पहुँचा उसका भी ख्याल रखना होता है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार क्या ये निर्णय कर पाएगी? क्या वो लोग जाते हैं अपील के लिए तो उनको फिर से रिहाई मिल सकेगी? मुझे लगता है इस पे अब कम से कम बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। और आगे आप राजनीतिक घटनाक्रम को और राजनीतिक बयानों को कैसे अनफोल्ड होता देख रहे हैं आशीष? देखिए, मुझे लगता है कि अब जो समूचा ऑपोजिशन है वो निश्चित तौर पर गुजरात सरकार और भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करेगा। लगातार कंसर्टेड एफर्ट था साल दर साल इन सभी पार्टियों का, चाहे वो कांग्रेस हो जो कि गुजरात में मुख्य ऑपोजिशन भारतीय जनता पार्टी की थी। लगातार अहमद पटेल अब जिंदा नहीं है, लेकिन जब वो जिंदा थे तो मैं देखता था कि उनकी अगुवाई में इस मुद्दे को बहुत आगे बढ़ाया जा चाहता था, चाहे उनकी सेंट्रल लीडरशिप हो या तमाम दूसरी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां जिन लोगों ने इसके खिलाफ मुहिम छेड़ी
चुकी थी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की सरकार को अब राजनीतिक तौर पर, और देखिए लोकसभा चुनाव कितने करीब है, उसके पहले घेरने की पूरी कोशिश करेंगे कि एक महिला के साथ अन्याय हुआ था क्योंकि वो एक खास धर्म से थी, इस वजह से उसको, और देखिए इकोसिस्टम पूरा, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जब ये जजमेंट आया था, माफ कीजिएगा, जब गुजरात सरकार का फैसला आया था और इन सबकी रिहाई हुई थी, तो एक पूरा इकोसिस्टम था जो इसको जस्टिफाई करने में लगा हुआ था। और ये ऑपोजिशन के लोग थे जो बार बार ये कह रहे थे कि देखिए ये निर्मम एटीट्यूड है जो ये दिखा रहा है कि किसी के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ था और उनके दोषियों को इस तरह से रिहा कर दिया गया और उसको जस्टिफाई करने के लिए पूरा का पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ था। लेकिन आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निश्चित तौर पर इसके पॉलिटिकल रैमिफिकेशन, फॉलोआउट्स दिखेंगे और ये समूचा विपक्ष, खास करके विपक्ष की अगुवा कांग्रेस पार्टी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और गुजरात सरकार को निशाने पर लेने की कोशिश करेगी। बिल्कुल। निपुण के पास एक बार फिर से चलेंगे। निपुण, अब चूंकि ये लैंडमार्क जजमेंट आया है और आशीष जिस टिप्पणी की बात कर रहे थे कि सजा क्यों दी जाती है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आज स्पष्ट किया है, इसको जरा रेखांकित करें, अंडरलाइन करें हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसले को पढ़ना शुरू किया तो ये बातें साफ की कि जो सज़ा दी जाती है, सज़ा का मकसद होता है कि आरोपी सुधरें। ऐसा नहीं है कि आरोपियों को दंडित करने या उनके प्रति नफरत के भाव से सज़ा दी जाती है। तो जो रेमिशन का प्रावधान है, यानी एक तय समय के बाद रिहाई हो सकती है, इसका जो प्रावधान किया गया वो इसीलिए किया गया है कि कोई सज़ा काट कर वापस समाज का हिस्सा बने और अपने आप को सुधार कर एक सुधरे हुए व्यक्ति के रूप में समाज में आए। तो ये जो प्रावधान है या ये जो अवधारणा है उसकी पुष्टि की सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन कहा कि बहुत बार इतना जघन्य अपराध होता है कि वहाँ पर जो पीड़ित है उसकी तकलीफ को भी देखना चाहिए कि कितनी उसको तकलीफ थी। यानी ये सिद्धांत कि आप सुधर कर समाज में वापस आ जाएं, उसको अप्लाई करते समय थोड़ा सा एक संयम राज्य सरकार को भी बरतना चाहिए। निश्चित रूप से रिहाई का अधिकार राज्य सरकार के पास है। तो ये टिप्पणी का सार ये है। यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में गया था एक दोषी, राधेश्याम शाह, पहले गया था और उसकी रिहाई को मना किया गया था। तो एक तो पहली बात तो यह है कि महाराष्ट्र सरकार को देखना पड़ेगा जब ये लोग आवेदन देते हैं, तो पहली बात। और दूसरी बात यह कि हमको एक बार महाराष्ट्र की रेमिशन पॉलिसी को देखना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर राज्यों में अब इस तरह के संगीन अपराधों में ज्यादा कड़े नियम है रिहाई को लेकर। जैसे गुजरात में ही नए नियम जो हैं वो 20 साल के बाद रिहाई के हैं, लेकिन इन्होंने 1992 की पॉलिसी लगाई थी। तो संभावना इस बात की भी है कि महाराष्ट्र के नियम पहले ही इतने कड़े हों कि शायद इनकी रिहाई हो भी ना सके। और अगर नियमों में यह व्यवस्था है तब भी महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों के मद्देनजर मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इनकी रिहाई पर फैसला लेगी। बिल्कुल। मनीष दोशी, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। जी जी जी। सुप्रीम कोर्ट का जो आज ये फैसला आया है और बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई को जो रद्द किया है, इस पर आपका टेक क्या है, आपकी पार्टी का टेक क्या है? सबसे पहले ये कोई पुरानी बात नहीं है, नई बात भी नहीं है, क्योंकि भाजपा की सरकार का रवैया रहा है, खास करके गुजरात की सरकार का, भाजपा का, जो भी गुनाह करते हैं इसको बचाना किस तरीके से, और जो विक्टिम है, जो भोग बननार है, वो लोगों को किस तरीके से न्याय से वंचित रखा जाए, वो सोच समझ के लंबे समय से चल रहा है। गुजरात में जिस तरीके से कानून का उल्लंघन हो रहा है और खुद सरकार कर रही है, जिसका जिम्मेदारी होती है लोगों को न्याय दिलाना है और सबके साथ संविधान का पालन करके कानून का पालन कराए। दुख की बात यह है कि गांधी सरकार के गुजरात में भाजपा की सरकार बार बार जो भोग बनना है विक्टिम्स है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो के चाहे महिला हो के चाहे ये बिल्किस बानो का केस की बात हो, हर क्षेत्र में ये ऐसा करते अपने साथ जुड़े लोगों को कितने भी बड़ा गुनेगार हो इसको शेल्टर देके बचाने की कोशिश करते। फिर एक बार साबित हुआ है। मैं मानता हूँ सर्वोच्च अदालत ने सभी बात का संज्ञान लिया है और बीजेपी की सरकार को थोड़ी भी शर्म है, उसको बड़ी लपटाक मिली है, थोड़ी भी शर्म है तो वो कानून का पालन कराए और संविधान का पालन कराए। मुझे लगता है इसमें ही देश की भलाई है, राज्य की भलाई है। शुक्रिया आपका मनीष जी, एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए और अपनी टिप्पणी देने के लिए। और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो रिहाई का आदेश था उसको निरस्त कर दिया है। कहा है कि ये रिहाई का आदेश महाराष्ट्र सरकार दे सकती थी, क्योंकि उसके जुरिस्डिक्शन में ये केस तय हुआ था, उनको सजा हुई थी, इसलिए ये रिहाई भी उन्हीं से मांगी जानी चाहिए थी। साथ में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि पीड़िता की तकलीफ का एहसास हो
क्योंकि सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है। यह सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। और इस तरीके से बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और जिस पर इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। यह जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की इस रिहाई को निरस्त करते वक्त, यह बहुत महत्वपूर्ण। सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला यहां पर पलट दिया है, रिहाई का आदेश निरस्त कर दिया है। हमारे साथ मुमताज पटेल जुड़ रही हैं, कांग्रेस की लीडर, कांग्रेस की सचिव, स्वर्गीय अहमद पटेल की बेटी, जो कि गुजरात का एक बड़ा प्रोमिनेंट चेहरा है। मुमताज, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में जो बड़ा फैसला आज दिया है, उसको आप कैसे देखती हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? जी, 2024 की शुरुआत में सबसे बढ़िया खबर आज आई है। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई है कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी बोला है कि इसका फैसला करने का गुजरात सरकार को कोई हक नहीं था। फैसला करना था तो महाराष्ट्र की सरकार को करना था, वहां की अदालत की राय लेनी चाहिए थी। इसको आप कैसे देखती हैं? आपको लगता है कि एक बड़ा जजमेंट है, बड़ा ऑब्जर्वेशन है? जी बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि गुजरात की जो कोर्ट ने ये डिसीजन लिया था वो क्यों लिया था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी जजमेंट डिटेल में तो नहीं पढ़ी है, पर उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि ये गलत तरीके से फैसला लिया गया था। तो ये सब देखते हुए इन्होंने ये जजमेंट रिवर्स किया है। ये सिर्फ बिल्किस के लिए नहीं, ये हम सब के लिए एक जीत है। और इन अपराधियों को जिंदगी भर या इस पे जो बुरी सजा मिल सके वो भी मिलनी चाहिए। मुमताज, मैं और कुछ पूछूं उससे पहले आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, बिल्किस बानो के संपर्क में आप भी लंबे समय तक रही, क्या कोई प्रारंभिक प्रतिक्रिया उनसे आपकी मिल पाई है? क्या आपकी उनसे बात हो पाई इस फैसले के बाद अब तक? नहीं, वाया जरूर टच में रहे हैं, पर मुलाकात नहीं हो पाई। उनसे मिलना भी एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है, क्योंकि उनके ऊपर आज भी इतना दबाव है, आज भी इतने थ्रेट्स है। तो एक तरीके से आसान नहीं है, पर हम लोगों ने जहां जहां हो सका अपनी आवाज उठाई थी। पिछले वर्ष जब ये ऑर्डर आया था तो आपको याद होगा, मैंने उसी वक्त उसी दिन प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी। और आज बहुत खुशी हुई देखकर कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया है। चलिए मुमताज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस लैंडमार्क जजमेंट पर। एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि गुजरात के बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के आदेश को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई वाले राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। दोषियों को सजा में छूट के खिलाफ दायर हुई याचिका पर कोर्ट ने कहा कि सजा इसलिए दी जाती है कि भविष्य में अपराध रुके। हमारे सहयोगी निपुण सहगल सुप्रीम कोर्ट से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं इसी फैसले पर, उनके पास चलेंगे। निपुण, इस केस में अब आगे क्या हो सकता है? क्या कोई प्रोसीजर आगे जो होना है उसके बारे में दर्शकों को बताएं। देखिए, फिलहाल पहली चीज ये होगी कि ये सभी लोग, इनको वापस जेल जाना पड़ेगा। अगर पूरे फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा है, क्योंकि ये लोग करीब 1.5 साल से बाहर थे, तो कोई अगर समय सीमा कोर्ट ने तय की है कि इतने दिनों में सरेंडर करें तो उसकी जानकारी लेनी होगी, और अगर नहीं की है तो तत्काल जेल में जाना पड़ेगा। बहरहाल किसी भी हाल में इनको जेल में जाना है, बहुत जल्द जाना है। तो इनकी रिहाई का समय अब खत्म हो गया, 1.5 साल ये बाहर रह लिए। जेल में जाने के बाद अब इन्हें आवेदन देना पड़ेगा महाराष्ट्र सरकार को। कॉम्पिटेंट सरकार उसी को माना है, कानूनी रूप से योग्य सरकार उसी को माना है सुप्रीम कोर्ट ने। तो वहां आवेदन देंगे, और अगर महाराष्ट्र की रिहाई पॉलिसी में इस बात की व्यवस्था होगी जैसी गुजरात की पुरानी पॉलिसी में थी कि 14 साल के बाद रिहाई हो सकती है जघन्य अपराध में भी, अगर व्यवस्था होगी तो महाराष्ट्र सरकार विचार करेगी। अगर व्यवस्था ही नहीं होगी, जैसे गुजरात की नई पॉलिसी है कि 20 साल कम से कम रहना पड़ेगा जघन्य अपराध के मामले में, अगर महाराष्ट्र में भी इस तरह का प्रावधान है तो इस तरह के आवेदन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, महाराष्ट्र सरकार सिरे से खारिज कर देगी। तो अब ये देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र सरकार को जब ये आवेदन भेजते हैं तो क्या महाराष्ट्र सरकार भी सक्षम है कानूनी लिहाज से। अगर पॉलिसी ही यही है कि 20 या 25 साल तक जेल में रहना पड़ेगा तो कोई मतलब नहीं होता ऐसे आवेदन का, और अगर पॉलिसी है कि 14 साल के बाद रिहाई पर विचार हो सकता है, तब भी सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों का, इन वजनदार टिप्पणियों का बहुत असर पड़ेगा कि पीड़िता की तकलीफ को ध्यान में रखें, क्योंकि ये साधारण मामला नहीं है। गैंगरेप हुआ, 7 लोगों की हत्या हुई और 3 साल की बच्ची की भी उसमें शामिल थी।
लैंडमार्क जजमेंट है और इसके बहुत सारे मायने हैं जिस पर अभी हमने बात की। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले राम के नाम पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। और इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि बिहार में आरजेडी नेताओं के लगातार विवादित बयान सामने आ रहे हैं। गया की अतरी विधानसभा सीट से आरजेडी विधायक अजय यादव उर्फ रंजीत यादव ने एक विवादित बयान दिया है। अजय यादव गया के नीकचक बथानी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी 22 जनवरी को अपने ही कार्यकर्ताओं से कोई अप्रिय घटना करवा सकती है। दूसरी ओर बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी राम मंदिर को लेकर बेतुका बयान दिया है। बड़ी खबर। और अब आपको सुनवाते हैं कि आरजेडी विधायक अजय यादव और बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने राम मंदिर को लेकर क्या विवादित बयान दिया, जिसके बाद सियासत गर्म हो गई है। भी डर है कि अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। ये मुसलमान लोग का सब देन है। डर ये भी है, हो सके ये हो ना हो। इनकम टैक्स का पैसा जो हम लोग टैक्स भरते हैं वो पैसा आपने राम मंदिर में लगवा के पावाई लूट रहे हैं। हमने राम मंदिर बना दिया का आपके घर से आया था पिछवा। ये स्पष्ट है ना कि आपको चोट लगेगी तो आप कहाँ जाओगे। फतेह बहादुर सिंह जी ने वही बात कही जो माता सावित्रीबाई फुले ने कही है, उसमें गलत क्या है। जब हम में तुम में खरे खम में हर जगह राम जी व्याप्त हैं तो कहाँ जाओगे भाई ढूंढने के लिए उसको। तो वो जो स्थलें निर्धारित की गई है निश्चित तौर पर वो शोषण का स्थल बनाया है और चंद समाज के ऐसे षड्यंत्रकारियों के जेबी भरने का जो जगह है। तो जब हर जगह ईश्वर प्रभु परमात्मा खुदा है तो भाई ढूंढने कहाँ जाएंगे हम। तो 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जमकर सियासत हो रही है। बड़ी खबर इस बीच में कर्नाटक से। बड़ी खबर जहां कर्नाटक सरकार की ओर से एक निर्देश जारी किया गया है। कर्नाटक के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने निर्देश जारी किया है कि सरकार के नियंत्रण वाले सभी मंदिरों में 22 जनवरी को विशेष पूजा अर्चना की जाए। वहीं कर्नाटक सरकार के इस फैसले को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है और इसे ढोंग करार दिया है। साथ साथ बीजेपी की ओर से भी लोगों से अपील की जा रही है कि 22 जनवरी को सभी लोग अपने घर के सामने 5 दीपक जलाएं और अपने घर या मंदिरों में विशेष पूजा पाठ करें। 22 जनवरी को मंदिरों में हो विशेष पूजा। कर्नाटक सरकार के फैसले पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने फैसले को ढोंग करार दिया है। Have 34,000 temples and 22nd of this month I told our commissioner to give a circular to all the temple EOs and the priests. On that occasion a special puja will be held. और इसी बीच में रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने बयान दिया है। कांग्रेस में पागलपन और दिवालियापन दोनों, ये सत्येंद्र दास का बयान है। कांग्रेस का डूबना तय है, ये भी कह रहे हैं। कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आएगी, ये भी उनका बयान है। मुख्य पुजारी हैं रामलला के सत्येंद्र दास, ये उनका बयान। कह रहे हैं कांग्रेस में पागलपन और दिवालियापन दोनों, कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आएगी और कांग्रेस का डूबना तय है। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का यह बयान। बड़ी खबर। वो कहते हैं कि कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आएगी क्योंकि उसके अंदर पागलपन और दिवालियापन दोनों हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, लेकिन उसके पहले क्या है तैयारियां और क्या होगी पूजन प्रक्रिया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी हैं साथ में। सत्येंद्र जी, ये बताइए कि जो अभी जो प्रक्रिया है राम जी के पूजन की, उसमें और नए मंदिर में क्या कुछ परिवर्तन आएगा? हाँ, परिवर्तन आएगा। जिस तरह के जो वो मूर्तियाँ पहले छोटी मूर्ति हैं और मूर्ति चल मूर्ति हैं। पहले विवादित ढांचा में रही 23 दिसंबर 1949 में, फिर वो गिर गया 6 दिसंबर को, तो आगे त्रिपाल में, तो टंट में रहे बहुत दिनों तक, 28 वर्ष तक। अब अस्थाई मंदिर में है जहाँ लोग जाके दर्शन कर रहे हैं और वहाँ पर वो मूर्ति है
और ये मूर्ति ये होती है चल मूर्ति। और जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को, उस मूर्ति की जो स्थापना होगी वो अचल मूर्ति होगी, वो हटाई नहीं जा सकती है। तो इसलिए दोनों में ये अंतर पड़ा। दूसरे में पूजा अर्चना में वो बड़ी मूर्ति है, छोटी मूर्ति है, उसके कपड़े अलग होंगे, उसकी व्यवस्था अलग होगी। तो इसलिए दोनों मूर्तियों में चूँकि छोटे और बड़े का व्यवधान है, उसी प्रकार से उसकी पूजा अर्चना में वैसे किया जाएगा, जो माने विधि विधान से दोनों की पूजा एक ही जगह होगी, एक ही स्थान में, गर्भगृह में। और छोटी मूर्ति की भी दर्शन होगा और बड़ी मूर्ति का भी दर्शन होगा। छोटी मूर्ति अभी जो टेंट में है उसमें कौन कौन विराजमान है रामलला के साथ? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न है, शालिग्राम है और हनुमान जी है। इसमें सीता जी नहीं है। ये रामलला है, क्या ये मानते हैं कि ये विवाह के पहले के सब बैठे हैं राम जन्मभूमि में, या इसका कुछ और अर्थ है? नहीं, वो राम की जन्मभूमि है। जन्मभूमि में बालक रूप में रहते हैं, तो यहाँ बालक रूप में राम हैं चारों भाई, और दूसरी मूर्ति भी जो आएगी वो भी बालक रूप में रहेगी, लेकिन इससे बड़ी रहेगी। वो लगभग 5 वर्ष के बालक की अवस्था की मूर्ति वो बन रही है। उसकी स्थापना 22 जनवरी की होगी। ये बात त्रेता युग की है। क्या राम जी उस समय ऐसा माना जाता है कि उनका कद और सब बाकी सबसे अलग था, और इसीलिए उनकी हाइट सामान्य बच्चों में, आज के 5 वर्ष के बच्चे में और उनकी मूर्ति में, दोनों में अंतर है? हाँ, बच्चा जैसे छोटे से बढ़ते हैं, तो यहाँ जो ये मूर्ति हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की मूर्ति है। ये जो छोटी मूर्तियाँ जिनकी पूजा हो रही है, उनको उठाना, बैठाना, नहलाना, ये सब काम है। लेकिन जो 5 वर्ष की मूर्ति होगी, चलना फिरना, अपने से खेलना कूदना सब उनको आ जाएगा। तो इसीलिए दोनों में अंतर है। 5 वर्ष वाली मूर्ति जो है वो पूजा अर्चना होगी और वही इस रूप में दिखाई देगी कि जिससे लोग दूर से भी दर्शन कर सकें, और दूर से दर्शन करने से छोटी मूर्ति दिखाई नहीं पड़ती। जब आप धनुष की बात करते हैं तो उनके हाथ में धनुष रहता है, लेकिन 5 वर्ष के बच्चे के हाथ में धनुई, इसका अंतर क्या है? देखिए, धनुष बाण 5 वर्ष के बालक के हाथ में नहीं है, उनके हाथ में लड्डू है, उनके हाथ में भोजन की व्यवस्था है, क्योंकि छोटे होते हैं। इसलिए जैसे छोटे बच्चे होते हैं और जिस प्रकार की उनकी सेवा होती है, उसी प्रकार से छोटे बालक के रूप में जो रामलला हैं उनकी उसी ढंग से पूजा एक बालक के रूप में जैसा होता है वैसा हो रहा है। अभी आएंगे, इससे बड़ी मूर्ति होगी, इसलिए उसी ढंग से इनकी पूजा अर्चना, पहरावा यह 5 वर्ष के बालक के रूप में होगी, ये इस रूप में किया जाएगा। ईश्वर के कई हाथ हैं, लेकिन यहाँ राम मूर्ति के कितने हाथ होंगे और उनके हाथों में होगा क्या? यहाँ देखें, पहले चतुर्भुज रूप से माता कौशल्या को दर्शन दिए, माता ने प्रार्थना किया तो द्विभुज में आ गए। तो 2 भुज की ही पूजा यहाँ होती है। चतुर्भुज की पूजा तो दिखावा में रहा, उन्होंने दर्शन दिया कि हम जो आ रहे हैं तुम्हारे गोद में, वह हम क्या कहते हैं चतुर्भुज में है, लेकिन हम माता ने ये प्रार्थना किया तो मनुष्य के रूप में 2 भुजा में आ गए। इसीलिए जितनी भी मूर्तियाँ यहाँ हैं 2 भुजा में है। राम के अस्तित्व पर ही कई लोग सवाल उठाते हैं। अभी भी कई लोग कह रहे हैं कि राम मांसाहारी थे, या राम को लेकर कर्नाटक सरकार ने अब सरकारी मंदिरों में ऑर्डर दे दिए हैं। क्या आपको लगता है कांग्रेस भी इसके दबाव में है? एक होता दिवालियापन, पागलपन, और उसमें राजनीति की बात आती है, और एक होता मूर्खता। जो मूर्ख होते हैं, पागल होते हैं, दिवालिया होते हैं, वो इसी प्रकार की उटपटांग भाषा बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं पहले कांग्रेस की सत्ता रही और सत्ता के सुख सब लोगों ने भोग चुके हैं, सत्ता उनसे हट गई, हटने के बाद में अब वो विक्षिप्त हो गए हैं। इसीलिए उटपटांग बोलते हैं भगवान को। कभी कहते हैं उनका अस्तित्व ही नहीं रहा, कभी कहते हैं वो मांसाहारी थे, कभी कुछ कहते, इस पर उटपटांग बात बोलते हैं। और जो लोग इस प्रकार से बोलते हैं वो सदैव धरातल पर घूमेंगे, सड़क पर घूमेंगे, और उनको सत्ता कभी भी उनको सत्ता मिल नहीं सकती, यह नसीब हो ही नहीं सकती उनको सत्ता। क्योंकि जिसने राम को ऐसा पुल बांधने में जब हो रहा था तो ऐसी एक घटना होती, वो देश विदेश और भक्तों को दिखाने के लिए है कि जब उनके नाम लिख करके छोड़ा गया, पत्थर तैरने लगा
और एक पत्थर उठा के भगवान राम ने छोड़ दिया तो वो डूब गया। तो कहने तो उनको चिंता हुई कि नाम लिखने पर तो यह तैर जाता है, हमारे छोड़ने से क्यों डूब गया। तब वही हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जिसको आप छोड़ देंगे वो डूब ही जाएगा, वो सत्ता नहीं पाएगा। वैसे इन लोगों ने जिस प्रकार से सनातन धर्म का और भगवान राम का नकार रहे हैं, वैसे ये ऐसे सड़क पर घूमेंगे, इनको सत्ता कभी नहीं मिल पाएगी। यह होता है कि हनुमान जी हमारे यहाँ के राजा हैं और राजा के रूप में हैं। ऐसी स्थिति में जो कुछ यहाँ की व्यवस्था जो रक्षा होती है वो उन्हीं के माध्यम से होती है। तो जो नकार रहे हैं राम को कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम सेतु का अस्तित्व नहीं है, वो इसी तरह से सड़क पर घूमते रहेंगे। बड़ी बात, लेकिन उसके साथ ये भी कि एक और राजनीति है और दूसरी ओर आध्यात्म। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अयोध्या, एबीपी न्यूज। एक बड़ी खबर, बिल्किस बानो केस से जुड़ी बड़ी खबर दे रहे हैं हम आपको। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में दोषियों को सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। सभी 11 दोषियों को 2 हफ्ते में सरेंडर करना होगा। थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया था। दोषियों की रिहाई के आदेश को रद्द करते हुए दोषियों को सरेंडर करने के लिए कहा। 2 हफ्ते के भीतर इन 11 दोषियों को सरेंडर करना होगा, इन्हें वापस जेल जाना होगा। उनको उसमें कन्विक्ट किया गया था और 3 औरतों के साथ गैंग रेप, उसमें बच्चों की भी हत्या हुई थी। ये केस का ट्रायल स्टेट ऑफ गुजरात से निकाल के सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भेजा था ताकि फेयर ट्रायल हो सके। वहाँ पर कन्विक्शन होती है स्पेशल कोर्ट में, वो कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट तक अपहोल्ड होती है। उसके बाद ये रिमिशन जो स्टेट ऑफ गुजरात देता है, ना तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में उनको इसकी का अधिकार है, ना सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट्स है वो इसका अधिकार देती हैं। तो एक तरह से ये पूरा का पूरा जो सिलसिला चला ये विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ था, उसमें कोई भी तथ्य नहीं थे और कानून के खिलाफ था। अगर कोई ऑर्डर कानून के खिलाफ होता है और उसमें कोई भी स्टेट एक्ट करता है उसको सेट असाइड कर दिया जाता है, क्योंकि वो कानून की नज़र में फैसला है ही नहीं। उसको सेट असाइड करते हुए कोर्ट ने इस बात पर बहुत ध्यान दिया कि भाई ये लोगों को लिबर्टी मिल चुकी है, पर्सनल लिबर्टी और रूल ऑफ लॉ का क्या रिश्ता होगा, उसमें क्या इनकी लिबर्टी वापस ली जाए। वो सारी बातों पर बहुत गौर करने के बाद अदालत ने ये फैसला किया कि ये लोगों को वापस जेल में अभी जाना होगा, ताकि रूल ऑफ लॉ का पर जो इस देश टिका हुआ है, कोई भी हो उसमें लॉ सबके ऊपर बराबर चलेगा। इसी बीच में एक बड़ी राजनीतिक खबर, समाजवादी पार्टी पर बड़ा प्रहार किया है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। कहा है समाजवादी पार्टी अति पिछड़ा विरोधी पार्टी है, दलित विरोधी पार्टी भी है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है और गंभीर आरोप लगाए हैं। यह भी कहा है साथ में कि बीएसपी ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल चरित्र और चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही समाजवादी पार्टी फिर से अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। मायावती ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए लिखा है कि एसपी मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं उनकी पहली शर्त बीएसपी से दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। यहां पर समाजवादी पार्टी पर हमलावर मायावती, बड़े प्रहार। आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर क्या बात कही थी। अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा?